नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एंड जेस क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं आरएच फैक्टर के बारे में। जो आरएच कारक होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हमने रक्त परिसंचरण तंत्र से कई वीडियो पहले बना चुके हैं, जो इनका लिंक आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र है वो आपका खत्म हो जाएगा इन 4 वीडियो में। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं इस आरएच कारक के बारे में। जो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव है इसका, कि ब्लड या इसका ए नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, तो इसी के कारण बोलते हैं। अब इसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। ठीक है, अब बात करते हैं आरएच कारक के बारे में। जो आरएच कारक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरएच कारक क्या है, जिसकी खोज आरएच कारक की खोज सन 1940 में लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी, तथा बीनर ने मकाका मकाका रीसस बंदर में इसकी खोज की थी। बिनर ने किस में देखा था, तो मकाका रीसस में देखा था। और भारत में और फिर इस प्रकार के मनुष्यों में लैंडस्टीनर द्वारा इसकी भी खोज कर ली गई थी। अब बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में। जो पॉइंट दिया, भारत में जो लोग होते हैं, यानी भारत में जो लोगों का प्रतिशत यानी व्यक्ति होते हैं, तो 90% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका 90% व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आर एच प्लस होता है, यानी जिनके रक्त में आर एच एंटीजन उपस्थित होता है। ठीक है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनमें आर एच अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है आर एच, तो इनको क्या है, 10% लोगों की संख्या है ऐसे ही भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सॉरी अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट आपका दिया है, यानी आर एच प्लस जिन व्यक्तियों के रक्त में आर एच प्लस यानी आर एच एंटीजन उपस्थित होता है, तो आर एच प्लस कहलाता है, यानी आर एच पॉजिटिव कहलाता है रक्त। ठीक है, और आर एच माइनस के बारे में बात करें, तो जिन व्यक्तियों के रुधिर में आर एच एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी जिनके रक्त में आर एच नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, आर एच निगेटिव कहलाते हैं, यानी निगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, यदि यदि बात कर लिया है, यदि आर एच प्लस नर की शादी आर एच मादा वाले से कर दी जाए, तो पहली संतान तो सही होगी। क्या होगा, पहली संतान तो सही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गर्भाशय में बच्चा खत्म हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, इसी प्रकार से कारण के होता है। यदि एच प्लस वाले जो आपका एच आर एच प्लस वाले नर व्यक्ति की शादी, यानी जिसके रक्त में नर के रक्त में आर एच उपस्थित है, उसकी शादी अगर मादा से करा दी जाए, जिसके रक्त में आर एच उपस्थित नहीं है, तो क्या हुआ, पहली संतान तो सही होगी, लेकिन अगली जो संतान होगी क्या होगी, वो गर्भाशय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यानी लेकिन जो अगली संतान होती है, मादा के गर्भाशय में एंटीबॉडी बनने के कारण मर जाती है। और ये एंटीबॉडीज क्या होता है, तो हमने ये पहले जो वीडियो का पार्ट बनाया था ना, उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में बात की थी, कि एंटीजन अगर उपस्थित होते हैं तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि दोनों अगर उपस्थित होते हैं तो उससे क्या है, रक्त शिथिल हो जाता है और चिपचिपा होने के कारण मतलब रक्त मर जाता है, और रक्त मरने पर क्या है, व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट करें। आपका तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद, मतलब हम हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा, हमें लाइक करें। ठीक है, तो इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इसे गर्भ रक्ताणु कोरका कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोब्लोटोसिस। क्या होता है, एरिथ्रोब्लोटोसिस भी कहते हैं इसको, एरिथ्रोब्लोटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगर आपका ये ना, यदि आर एच प्लस वाले नर की शादी आर एच माइनस मादा से करा दी जाती है, तो पहली संतान में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगली संतान जो होती है ना, वो क्या है, गर्भाशय में ही मर जाती है एंटीबॉडीज बनने के कारण। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना, ये यूपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो इसका जो नाम है आपका ये वाला, ये एंथ्रोब्लोटोसिस, ये भी पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अगला पॉइंट है, इस रोग के उपचार हेतु प्रसव से पूर्व, अगर ये रोग है आपका एंथ्रोब्लोटोसिस
अगर इस रोग को रोकना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस रोग के उपचार के लिए प्रसव पूर्व यानी मतलब बच्चा पैदा होने से पहले आरएच का इंजेक्शन आरएच का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या है दोनों बराबर के हो जाते हैं और ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो आरएच का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो भी महिलाएं हमारी देख रही हों या कोई भाई देख रहा है उस वीडियो को, तो ये आप जरूर अपना चेक करवाएं, जिससे क्या है आपके संतान को कोई भारी नुकसान ना हो। ठीक है। जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच माइनस होता है यानी आरएच माइनस पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएच नेगेटिव कहलाता है। यहाँ पे सॉरी, ये क्या हमने प्लस का निशान हो जाए, पॉजिटिव कहलाता है। और जिन व्यक्तियों के में नहीं पाया जाता है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई थी, क्या कि वहाँ प्लस का निशान होगा, आरएच प्लस होता है तो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिनका आरएच माइनस होगा वो क्या कहलाएगा? यानी नहीं उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो अगला पॉइंट दिया है आपका। अगले पॉइंट में क्या दिया है? रक्त के आदान के समय, मतलब रक्त को लेते या देते समय यीस्ट का जरूर चेकअप करवाना चाहिए। रक्त के आदान के समय आरएच फैक्टर को भी जांच की जानी चाहिए। ठीक है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त तथा आरएच माइनस वाले को आरएच रक्त माइनस का ही दिया जाता है। या अगर इस प्रकार से क्या होता है कि अगर जिसके मेरे रक्त में आरएच प्लस है यानी मेरे में उपस्थित है आरएच, तो मैं उसी व्यक्ति को दे सकता हूँ आरएच प्लस वाले को। और जिन अगर मेरे रक्त में आरएच प्लस नहीं है यानी नेगेटिव है, मेरा आरएच नेगेटिव है, तो मैं आरएच नेगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता हूँ। तो इनकी भी जांच की जाती है जब रक्त का आदान किया जाता है। ठीक है। यदि रक्त अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाती है तो आर एच प्लस है मेरा रक्त, ठीक है, वर्ग रक्त का है, तो आर एच रक्त माइनस वाले को, वर्ग वाले व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। कितनी बार? केवल प्रथम बार दे सकते हैं, क्योंकि प्रथम बार में क्या है, कम मात्रा में जाता है तो कोई ज्यादा आपका नुकसान नहीं होता है और ये एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार अगर रक्तदान किया जाता है इसी प्रकार से, जैसे मेरा पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, और मैं आर एच माइनस वाले को यानी नेगेटिव वाले को रक्त दे रहा हूँ, पहली बार तो दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाता है क्योंकि कम मात्रा में होता है इसलिए। अगर दूसरी बार हम देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अविश्लेषण हो जाएगा, यानी जो हमने पहले पिछली वीडियो में बताया अविश्लेषण क्या होता है। अविश्लेषण क्या होता है? तो इसका कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी व्यक्ति होता क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडीज मिलने के कारण जो रक्त होता है वो चिपचिपा हो जाता है और इस कारण वो मर जाता है व्यक्ति। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रुधिर दाब यानी ब्लड ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी बीपी। इसको बीपी के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर दाब को किसके नाम से जाना जाता है? ब्लड इसको ब्लड इसको ब्लड बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर यानी बीपी को ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता है? बी से हो जाता है ब्लड और प्रेशर से पी से हो जाता है प्रेशर। यानी कितना ये कार्य करता है और मतलब ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो बीपी ना नपवाते हो ना जब डॉक्टर के पास चलते हैं तब। ठीक है। तो अब बात करते हैं रुधिर रुधिर दवार सॉरी रुधिर रुधिर वाहिनियों की भित्ति पर, यानी जो रुधिर की दीवार होती हैं यानी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनकी भित्ति पर डाला गया दबाव रुधिर दाब कहलाता है। यानी रुधिर द्वारा रुधिर की वाहिनियों यानी जो नस होती हैं अपनी, और नस मतलब नस क्या कहते हैं आपको, सिरा और धमनी होती हैं, और सिरा और जो धमनी धमनी होती हैं उनकी दीवारों पर डाला गया दाब रुधिर दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। रुधिर दाब का मापन स्फेग्नोमेनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। तो बीपी किससे नापा जाता है? तो वो होता है जो आपका यहाँ पे आपकी बॉडी पे लगाया जाता है और उसको बाहर चिट करके रख मतलब बन दिया जाता है, और डॉक्टर अपने हाथ से एक फूकन मतलब बलून जैसा टाइप का होता है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करता है, दबाता है, तो उससे आपका बीपी नापा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। और जो डॉक्टर आपका अपना जो धड़कन चेक करता है उसको स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। अब इसको स्फेग्नोमेनोमीटर से बीपी को नापा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति का
सामान्य, ये 6 तो वैसे ही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ जो व्यक्ति का सामान्य बीपी होता है वो 120 से 180 mmHg होता है, ठीक है, में मिलीग्राम मिलीग्राम में होता है, ठीक है, तो mmHg होता है। अब स्टॉल जो स्टॉल होता है इसको स्टॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉल कहते हैं, यानी 120 स्टॉल। और डायस्टॉल कितना होता है, 80 होता है। डायस्टॉल कितना होता है, 80 होता है, और स्टॉल 120 होता है। यानी 120 के दबाव से जाता है और 180 के दबाव से वापस आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रक्त अपने हृदय में जो 120 की स्पीड से फेंकता है और एक 80 की स्पीड से आता है, यानी स्टॉल आपका 120 होगा और डायस्टॉल आपका 80 होगा, ठीक है। उच्च रक्तचाप, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने पर होता है। उच्च रक्तचाप यानी ज्यादा रक्तचाप बढ़ने लगता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है उच्च हो गया, और टेंशन का मतलब टेंशन, रक्तचाप का नाम दे दिया है, ठीक है। टेंशन, ज्यादा टेंशन हो जाएगा तो हाइपर ब्लड प्रेशर यानी बढ़ जाता है रक्त पर्सन, ठीक है। तथा ब्लड प्रेशर कम होने पर हाइपोटेंशन की स्थिति होती है। इसकी होती है हाइपोटेंशन। क्या होती है, अगर रक्त का आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हाइपोटेंशन कहला हाइपरटेंशन कहलाएगा। अगर रक्त आपका प्रेशर घट गया है तो हाइपोटेंशन कहलाता है। ये दोनों चीजें क्या है, एसएससी एग्जाम में पूछी गई थी, और इनसे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाइपरटेंशन करें कि हाइपोटेंशन करें। तो कम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हाइपो, और अ, उच्च के लिए क्या करेंगे, हाइपरटेंशन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना यार, प्लीज सपोर्ट कर किया करो, जिससे कि अच्छा लगे हमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। और अभी तो प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है, अभी हम समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इस प्रकार से हम इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको बताते हैं। लेकिन जब हमारी प्रॉपर व्यवस्था हो जाएंगी तो हमारा लाइव क्लास सेशन आएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कितना, क्योंकि अगर इसमें हम ज़्यादा कुछ बताएं इनके बारे में और भी कुछ बताएं तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है और कोई नहीं देखता है उस वीडियो को। लेकिन लाइव क्लास में इतनी जानकारी देंगे बहुत सारी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करवा के और सपोर्ट करके हमारे चैनल को जल्दी ऊंचा पहुंचाओ, जिससे कि हमारे हमें समुचित व्यवस्था बना सकें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अगला पॉइंट दिया है, विश्व में प्रथम हृदय हृदय जो आरोपण किया गया था तो वो किसने किया था, क्रिश्चियन ने किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। जो विश्व में हृदय आरोपण यानी कृत्रिम हृदय का जो हृदय को किसी किसी ने अभी तक आरोपण नहीं किया था, यानी किसी ने हृदय ट्रांसप्लांट नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे विश्व में करने वाले कौन थे, क्रिश्चियन बर्नार्डे थे। और भारत में जो हृदय प्रथम बार आरोपण किया था वो किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। किसने, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। और जो हृदय की जांच की जाती है वो किस में की जाती है, तो ईसीजी में की जाती है। किस में की जाती है, ईसीजी में। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, और इसमें इसकी जांच की जाती है, ठीक है। और इस पे भी हमने वीडियो बना चुके हैं कि जो टेस्ट होते हैं मुख्य मुख्य, एलिसा टेस्ट है, आपका ईई सी टेस्ट है, ईसी ईई जी टेस्ट है, इस प्रकार का जो मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसको हमने, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आपका एक शेयर और लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और हम इस प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।